हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कोपा का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो डीजीडी की तरफ से प्रोवाइड कराए गए हैं। 5 मॉडल पेपर हम करेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले हम 5 मॉडल पेपर करेंगे और इन्हीं 5 मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि डीजीडी जब भी प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चन तो बहुत हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को उन्हीं क्वेश्चन से। तो ये जो मॉडल पेपर हम करवाएंगे, ये सेट प्रैक्टिस सेट कुछ भी बोलो, लेकिन एक बात मैं बोलूँगी कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीजीडी ने प्रोवाइड कराए हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के करवाए हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि ये क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, और जितने भी मॉडल पेपर हम करवाएंगे उन सभी को आपको अटेंड करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको फिर से महत्वता बता रही हूँ इन क्वेश्चन की, क्योंकि डीजीडी ने जस्ट 19 जुलाई को ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है। जो बच्चे हमारी प्लेलिस्ट को देख चुके हैं या फिर पहले से ही इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वही क्वेश्चन है, बस कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हैं जो हम मॉडल पेपर में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले मॉडल पेपर को, लेकिन कुछ जो नोट है वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ठीक है। नोट यहाँ पर क्या है, देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव प्रोवाइड्स, यानी कि हमें एक टिक करना है ऑप्शन जो यहाँ पर 4 ऑप्शन प्रोवाइड कराए हैं उनमें से। तो सभी को पता है एक ऑप्शन ही ठीक होगा, राइट आंसर होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स 2, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा, एक मिनट मैं सही से लिखती हूँ, एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, ठीक है, 2 नंबर का होगा। टोटल जो पेपर है आपका वो 150 नंबर का होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 150 नंबर का होगा। और देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये 3 चीजें समझ गए आप लोग। आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल क्वेश्चन इज कैरी इक्वल मार्क्स 2, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो 50 पूछे जाएंगे जो कि होगा 100 नंबर का, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन 25 पूछे जाएंगे जो होंगे 50 नंबर के, जो कि हम इसी मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के करेंगे और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर अ प्रैक्टिस सेट? आर यू रेडी फॉर येस और नो करके लिख दीजिए, और आंसर भी देते जाइए जिनको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। मैं रेड कर लेती हूँ, ब्लू थोड़ा सा और लग रहा है। हाँ, तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स? इनमें से कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? देखिए, निमी ने प्रोवाइड कराया है एक क्वेश्चन, मैं आपको महत्वता फिर बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मॉडल पेपर आपको क्या करने हैं, अटेंड करने हैं, देखने ही देखने हैं। आपको इस चैनल पर 5 के 5 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। एक मॉडल पे आप कहोगे 6 मॉडल पेपर हैं, तो जो एक मॉडल पेपर है वो रिपीट कर दिया गया है, तो 5 मॉडल पेपर है आपके जो निमी ने प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो एक भी मॉडल पेपर आपको मिस नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि इन्हीं 5 मॉडल पेपर में से आपका पूरा का पूरा पेपर बनेगा, चाहे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन ले लो, चाहे वो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन ले लो। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए, कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो वो क्रम है, क्या है, सभी को पता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। क्या होगा? इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट? दिख रहा है सबको? सॉरी, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब सही है ना? अब सही है। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट? समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? तो जो समानांतर पोर्ट है वो 8 बिट को एक बार में स्थानांतरित करता है, एक बार में 8 बिट को स्थानांतरित करता है। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी होती है? सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है SMPS, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, यानी कि अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। जो मदरबोर्ड है उसमें जो विस्तार स्लॉट होता है उसका उद्देश्य होता है अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। 75 क्वेश्चन आपके एक मॉडल पेपर में है, ठीक है, 75 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जब हम सीवीटी एग्जाम देंगे ना। सीवीटी एग्जाम जब होगा आपका
प्रैक्टिकल तो पहले ही हो जाएगा। सीवीटी एग्जाम जब होगा तब इसी तरीके से 75 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन पहले थ्योरी के आएंगे, जिस तरीके से हम मॉडल पेपर में कर रहे हैं 50 क्वेश्चन थ्योरी के आएंगे, उसके बाद 25 क्वेश्चन हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आएंगे, जैसे हम मॉडल पेपर में करेंगे। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मैं ये भी लिखती जा रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन न्यू है, ये न्यू क्वेश्चन है, मतलब नया ऐड हुआ है। विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। करंट पासिंग की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, ये क्या है, विद्युत आघात की तीव्रता को प्रभावित करते हैं कौन, करंट पासिंग की अवधि। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है। ये पहले देखो ट्रेड थ्योरी में ये क्वेश्चन आ गया, पहले ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में था। ठीक है, 2022 या फिर 2021 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये क्वेश्चन था कि प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो जो एबीसी है इसका पूर्ण रूप होता है एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एबीसी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, एबीसी, और ये भी न्यू क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज करेंट। ये नया क्वेश्चन है, व्हाट इज करेंट। करेंट क्या है। तो करेंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी न्यू है, विच वन इज एन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है। इनमें से आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है। तो वो है नेल्सन की विधि। क्या कहलाएगी, नेल्सन की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है। न्यू, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम और क्या कहते हैं। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। मेन फ्रेम और माइक्रो में कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। एसएसडी, ये भी नया क्वेश्चन है। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो एसएसडी है उसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन बी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर ओएस। ये हमारा वही क्वेश्चन है पुराना, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर ओएस। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है। तो वो है विंडोज। ऑप्शन बी, विंडोज। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। इनमें से कौन सा कंट्रोल पैनल है जो एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। तो वो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ऑप्शन ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ये सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस जो न्यू क्वेश्चन है जिनको मैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले बोल देती हूँ कि ये नया क्वेश्चन है, बस वही न्यू है। मैंने क्या बोला है कि 60% हमारे वही क्वेश्चन हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 40% न्यू है, तो ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। बस मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर हैं, उनको आप सॉल्व कर लें, उनको आप पढ़ लें, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, फाइल और फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि कॉपी और पेस्ट के लिए हम कौन सी कुंजी यूज करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। क्या, Ctrl+C एंड Ctrl+V। कॉपी के लिए क्या होता है, Ctrl+C एंड पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल्स और डायरेक्टरीज का क्रम क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर में जो फाइल्स हैं और डायरेक्टरीज हैं उनका क्रम क्या होता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर में जो फाइल और डायरेक्टरीज हैं उनका क्रम होता है पदानुक्रम। क्या, हिरार्चिकली, यानी कि पदानुक्रम। किस क्रम में होते हैं, पदानुक्रम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पिंड व्हाट डज नहीं, वेयर डज द पिंड एप्लीकेशन स्टेट इन विंडो। क्वालिटी देखिए, वीडियो का जो क्वालिटी है वो 240 या 360 पे, 340 पे अगर सही से नहीं 240 पे सही से नहीं दिख रहा है तो 360 पे कर लें। वेयर डज द पिंड एप्लीकेशन स्टेट इन विंडोज ओएस। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा जाता है।
तो जो पिन किए गए एप्लीकेशन है, जहाँ पर देखो ये नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये नीचे आइए पट्टी पे, ये मैंने पिन किए गए एप्लीकेशन, यानी कि इनको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो इनको मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है। और ये नीचे की जो पट्टी होती है वो कहलाती है टास्क बार। क्या कहलाती है? टास्क बार कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? A4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? नोटपैड, ये हमारा नया क्वेश्चन है। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड जो फाइल है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। ये एक्सटेंशन होता है नोटपैड फाइल का। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग आपकी कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड में समायोजित करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा टूल है? तो वो टूल है इजी टू एक्सेस, यानी कि उपयोग की सरलता, ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी का नाम बताएं। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी का नाम बताएं। तो वो है विंडो लोगो। हमें मेन्यू खोलना है तो यहाँ पर देखो विंडो लोगो, यहाँ पर आइए इधर पे बिल्कुल कॉर्नर पे नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पर विंडो लोगो है, यही है विंडो लोगो, इसी को कहते हैं विंडो लोगो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज अ प्रिंटर? प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो हम सभी को पता है जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। किस तरीके का डिवाइस है? वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम देखिए क्या करते हैं, फोटोकॉपी वगैरह निकालते तो वो जो प्रिंटर है वो हमें आउटपुट देता है। तो ये एक फेमस आउटपुट डिवाइस है, क्या? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कार्य क्या होता है? प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। क्या? प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, जिसमें डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन को क्या कहते हैं? सभी को पता है, जिसमें डिलीट की गई फाइल या फोल्डर पाए जाते हैं, जैसे हम कोई भी फोटो वगैरह डिलीट कर देते हैं या फिर कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो हमारे जो डिवाइस है उससे परमानेंट डिलीट नहीं होते तो वो जो डिलीट की गई फाइल या फोल्डर्स हैं वो रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसमें हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसमें हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। आई थिंक ये नया क्वेश्चन लग रहा है ना, और इससे ऊपर वाला भी थोड़ा थोड़ा नया ही लग रहा था। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसमें हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। तो वो कौन सा कंट्रोल पैनल है? वो है डेट एंड टाइम। नेक्स्ट है, नेम द शॉर्टकट की यूज्ड टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोगी की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर हमें विंडोज को रिफ्रेश करना है तो वो कौन सी शॉर्टकट कुंजी होगी? तो वो कुंजी होगी F5। क्या होगी? F5। अगर हमें कीबोर्ड से करना है यानी कि माउस से करना है तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और 3rd या 4th नंबर पे रिफ्रेश लिख कर आएगा, वहाँ पर क्लिक करके भी हम कीबोर्ड से यानी कि कीबोर्ड से नहीं, माउस से हम जो डेस्कटॉप है उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कुंजी उसकी F5 होगी। F5 प्रेस करेंगे तो हमारा जो डेस्कटॉप है वो रिफ्रेश हो जाएगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि DGT ने आपको प्रोवाइड कराए हैं क्वेश्चन, तो बीच में आपको आधी अधूरी क्लास नहीं छोड़नी है। ये तो पहला मॉडल पेपर है, आगे और 4 मॉडल पेपर होंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल दे रही हूँ, इन 5 मॉडल पेपर से ही आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा। ये लिख के ले लें, इन 5 मॉडल पेपर से ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। आपको देखिए DGT ने मॉडल पेपर के रूप में कितने 250 क्वेश्चन थ्योरी के प्रोवाइड कराए हैं, 250 क्वेश्चन थ्योरी के और 175 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। किसके? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। अब 175 में से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे ES के, ठीक है। अब आप 175 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, 250 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ। 250 में से 50 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आएंगे और 175 में से 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आएंगे। इतना ही तो पढ़ना है, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब कोई पुड़िया नहीं है, जादू की पुड़िया नहीं है जो मैं आपको घोल के पिला दूंगी कि सब कुछ याद हो जाए आपको। इतना सरल आपके लिए कर दिया है DGT ने, कर दिया आपके लिए। मैं वीडियो बना रही हूँ जैसे तैसे,
ठीक है। आप कहोगे लाइव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आपको भैया पढ़ने से मतलब होना चाहिए, लाइव वगैरह से नहीं, ठीक है। पढ़ने से मतलब होना चाहिए। अब लाइव में क्या है कि आप लोग कमेंट में बातें कर पाते हो, है ना, लाइव चैट में पढ़ना है नहीं है, बातें करनी होती है ज़्यादा, कौन कहाँ से कब किसका पेपर है, राइट, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इस पर आप थोड़ा अभी ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 मॉडल पेपर हैं, उनको तो आप कम से कम ध्यान से देख ही लो, ठीक है। चलिए 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर जो होता है वो किस प्रकार का डिवाइस होता है। अभी हमने प्रिंटर पढ़ा, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर देखिए एक आउटपुट डिवाइस है। अब हमें स्कैनर बताना है, जो स्कैन करता है ना, जो स्कैनर है वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो जो स्कैनर होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। क्या आप में से बहुत सारे लोगों ने आउटपुट सोचा होगा, तो ये आउटपुट नहीं है, स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है। हम सभी को पता है जो प्रिंटर होता है वो किस प्रकार की कॉपी प्रदान करता है, हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है, हार्ड कॉपी। प्रिंटर जो होता है एक तो आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस हमेशा हार्ड कॉपी प्रदान करते हैं, और प्रिंटर तो एक्चुअल में हार्ड कॉपी प्रदान करता है, ठीक है। तो जो प्रिंटर है वो एक हार्ड कॉपी के रूप में हमें आउटपुट देता है, ठीक है। कुछ कुछ जो होते हैं वो आउटपुट हमें सॉफ्ट में भी देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, स्कैन छवि का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है। ये एक नया क्वेश्चन है, स्कैन छवि का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो जो स्कैन छवि है उसका मानक एक्सटेंशन होता है .jpg, ये एक्सटेंशन होता है फाइल का। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी की क्षमता कितनी होती है, तो हम सभी को पता है जो टिपिकल डीवीडी है उसकी क्षमता होती है 4.7 GB, हम पढ़ चुके हैं 4.7 GB। 29 नंबर क्वेश्चन है, बायोस क्या है। तो बायोस एक फर्मवेयर है, क्या है, एक फर्मवेयर है, ऑप्शन ए। बायोस क्या है, बायोस एक फर्मवेयर है। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या होता है। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का, ये आपने पढ़ा नहीं होगा। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो जो नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है बर्न सीडी डीवीडी, सीडी और डीवीडी को बर्न करना। 31 नंबर क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो वो प्रणाली है रेडियो वेव्स। क्या हो जाएगा, रेडियो वेव्स, यानी कि रेडियो तरंगे। क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन जो भैया अभी तक बैठे हैं, अभी तक पढ़ाई भी शुरू नहीं की, उनको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो क्लास 1 से हमें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज हमने क्लासेस की थी, अब प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो। लेकिन अगर आप फोकस करना चाहते हो इन्हीं मॉडल पेपर पे, तब भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल नंबर से आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इन पर भी आप ध्यान दीजिए। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है कि हमने जो प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए हैं, प्लेलिस्ट पर जो क्वेश्चन हमने किए हैं अब वो बेकार है, तो बेकार बिल्कुल नहीं है। 60% क्वेश्चन हमारे वही हैं, 40% न्यू ऐड हुए हैं, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। और इन मॉडल पेपर की महत्वता तो हम आपको बता ही चुके हैं, कितनी बार ही बताएं। हर एक क्वेश्चन पूरा मॉडल पेपर देखना है, ठीक है, पूरा मॉडल पेपर। अगर ये भी नहीं आप देख पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हार्ड ड्राइव पर हमें सभी डेटा को हटाना है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। आप मारेंगे डिलीट, नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि हमें सभी डेटा को हटाना है, तो हटाने के लिए हार्ड ड्राइव पर डिलीट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, फॉर्मेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो पोर्ट है VGA। क्या है, VGA पोर्ट है जिससे हम मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम आर नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम को डैश के रूप में भी जाना जाता है, ये भी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, न्यू है। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम किसके रूप में जानते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में भी हम जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को, कंप्यूटर को नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज हैव मच इन कॉमन विथ। सांख्यिकी विश्लेषण पैकेजों में डैश के साथ बहुत समानता है। ये तो लग ही रहा है नया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन है। सांख्यिकी विश्लेषण पैकेजों में डैश के साथ बहुत समानता है। किसके साथ, स्प्रेडशीट पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज। आंसर क्या होगा, स्प्रेडशीट पैकेज। जो सांख्यिकी विश्लेषण पैकेजों में स्प्रेडशीट के साथ बहुत ही
समानता होती है। आंसर होगा स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस कराता है? कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस कराता है? तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? तो वो सॉफ्टवेयर होगा बायोस। अब बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको हम बता देते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है? तो इनमें से कौन सा है? वो है एप्लीकेशन। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है? तो वो है एप्लीकेशन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एप्लीकेशन। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरती फाइल को संक्रमित करता है? कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरती फाइलों को संक्रमित करता है? माइक्रो वायरस, ट्रोजन वायरस, वॉर्म वायरस या फिर एंटी वायरस? तो आंसर हमारा हो जाएगा मैक्रो वायरस। क्या? मैक्रो वायरस। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉस कमांड इज यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी? किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? किसी निर्देशिका को अगर हमें हटाना है तो कौन सा डॉस कमांड होगा? वो होगा RT। नेक्स्ट है, लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? जो लिनक्स है, लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा चरित्र होगा किसके लिए? पेरेंट डायरेक्टरी के लिए। पेरेंट डायरेक्टरी के लिए कौन सा चरित्र है जिसका उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी तो दिख भी नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से डबल डॉट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाए? यानी कि हमें आउटपुट को पुनर्निर्देशित करना है तो हम कौन सा कैरेक्टर इसमें से कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे? तो वो कैरेक्टर होगा ऑप्शन ए, ये। 42 नंबर क्वेश्चन है, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? सब डायरेक्टरीज कहा जाता है। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा फाइल नाम कमांड में मेल खाएगा? ये हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि इनमें से कौन सा कमांड है जो मेल खाएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन मार्क है और लास्ट में टी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है जो लास्ट में टी भी आ रहा है और हमारे 4 क्वेश्चन मार्क्स को फिल भी कर रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A4। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ड है? इनमें से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ड है? तो इनमें से जो वाइल्ड कार्ड वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A3 एस्टेरिक्स एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, लिनक्स में मूल्यों की श्रृंखला को प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? जो लिनक्स है उसमें मूल्यों की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं? तो वो कैरेक्टर कौन सा होगा? वो कैरेक्टर होगा ऑप्शन बी, यानी कि A2, ये वाला ब्रैकेट। इससे हम लिनक्स में मूल्यों की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लासेस की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सभी मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक है। मॉडल पेपर, तभी तो ये मॉडल पेपर है। सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है? हर एक टॉपिक से, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, नहीं। हर एक टॉपिक से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्सेल के हमने पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट का भी हमने पढ़ लिया, जावा का भी क्वेश्चन हमने कर लिया, बहुत सारे टॉपिक्स, यानी कि मिक्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है? तभी तो मॉडल पेपर है। HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लासेस की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है एप्लेट वीवर का, ऑप्शन ए, एप्लेट वीवर का। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? तो वो है इनम, ऑप्शन बी, नहीं है, इनम नहीं है।
48 नंबर क्वेश्चन है इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर है यहाँ पे, इंटीजर डेटा टाइप में निम्नलिखित में से प्रिमिटिव डेटा टाइप शामिल नहीं है। इंटीजर डेटा टाइप में निम्नलिखित प्रिमिटिव डेटा टाइप डैश शामिल नहीं है, डैश शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, क्या डबल, डबल शामिल नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा डबल। 49 नंबर क्वेश्चन है डैश आर आ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, डैश वर्णों का एक क्रम है, जो डैश वर्णों का क्रम क्या है, स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होता है वो वर्णों का एक क्रम होता है, वर्णों का एक क्रम होता है। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उनको दोबारा भी देख सकते हैं। क्लासेस अगर आपको टाइम मिले तो क्लास को दोबारा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपकी जो मॉडल पेपर होगा वो 24 जुलाई को होगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल नंबर 2 जो होगा वो होगा आपका 24 जुलाई को, तो 23 जुलाई को आपको टाइम मिलेगा, तो वहाँ पर आप ये दोबारा भी देख सकते हो। मैं बस इतना कहूँगी कि अगर ये 5 मॉडल पेपर आप देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है, बहुत ही हेल्प, मतलब कोई फेल नहीं हो सकता है इन क्वेश्चन को देखकर। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं या फिर जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, वही टिक करते हैं अपने एग्ज़ाम में जाके, तो डेफिनेटली आप पास होंगे, ठीक है। ये DGT ने प्रोवाइड कराई हैं और DGT ही आपका क्वेश्चन पेपर बनाता है, वही आपको प्रोवाइड कराता है। अभी तक जो क्वेश्चन DGT ने प्रोवाइड कराए थे उन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। पूरा एग्जाम क्वेश्चन उन्हीं से बन रहा था, लेकिन अब चेंज कर दिया है, मतलब इस तरीके से उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं कि बच्चों को मॉडल पेपर के तौर पर हम प्रोवाइड कराएंगे, तो सीधा सीधा उन्होंने क्वेश्चन को कम कर दिया है। पहले 750 क्वेश्चन थे, आप ये समझ लो 700 प्लस क्वेश्चन थे, अब उन्होंने 250 क्वेश्चन कर दिए। अब आप पे 250 क्वेश्चन नहीं पढ़े जाएंगे तो क्या किया जाएगा, राइट। और 700 क्वेश्चन ही आपके किस में थे, 700 क्वेश्चन ही आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में थे, तो कितना ज़्यादा था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 700 क्वेश्चन पढ़ो तब 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 700 क्वेश्चन पढ़ो तब 50 क्वेश्चन आएंगे। अब तो कितना आसान कर दिया, 250 क्वेश्चन है उसमें से 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है हमारी थ्योरी का, टेट थ्योरी का, उसके बाद हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से 50 क्वेश्चन जब एग्जाम की बात करें तो 50 क्वेश्चन जैसे ही हमारे टेट थ्योरी के खत्म होंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऐसा सेक्शन आएगा और फिर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन करने लगेंगे। ऐसा कोई आपको टाइम ब्रेक नहीं मिलेगा कि हाँ आपने टेट थ्योरी के क्वेश्चन कर लिया, 15 मिनट का ब्रेक ले लो और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरीके से अभी 50वां क्वेश्चन हम करेंगे, किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को डैश के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को हम किस रूप में जानते हैं, तो वो हम जानते हैं एक्सेसर के तरीके, एसेसर के मेथड, एसेसर के तरीके किस रूप में जानते हैं, एसेसर के मेथड। करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। नौकरी या काम में होना है, टू बी इन अ जॉब वर्क और वर्क इज, नौकरी या काम में होना हम क्या कहलाएंगे, नौकरी, या फिर हम कहीं नौकरी करते हैं या फिर काम करते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, रोजगार, एम्प्लॉय कहलाएंगे, रोजगार कहलाएंगे। होता है ना कि कोई बेरोजगार है, कोई रोजगार है। बेरोजगार कौन है, जिनके पास ना कोई काम है ना कोई नौकरी है, और रोजगार कौन है, जिनके पास रोजगार यानी कि नौकरी है, काम है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय, ऑप्शन ए। 52 नंबर क्वेश्चन है द एबिलिटी टू डू इज, डैश करने की क्षमता क्या कहलाती है, क्या करने की क्षमता है, इनमें से क्या करने की क्षमता, मतलब क्या होना चाहिए कि ये आपकी क्षमता में आता हो। तो हमें हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है, नॉलेज है, अनुभव है, स्किल है और जॉब है। तो जो स्किल है, जो स्किल होती है वो करने की क्षमता है, यानी कि हमारे पास कोई भी स्किल है उसको हम कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो ये क्षमता में आता है। जो कौशल है वो हमारी क्षमता में आता है। सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा किसके लिए तैयार रहता है, तो वो ग्रो चेंज एंड लर्न, बढ़ो बदलो और सीखो, किसके लिए, ग्रो चेंज एंड लर्न, हमेशा इसके लिए तैयार रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है डैश नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। अब हमें ये बताना है कि हम पिछले 5 साल में कौन सी कंपनियां हैं या फिर नौकरियां हैं जो पुरानी हो गई हैं। तो हम देखते हैं जो ओला है वो अभी भी चल रहा है, ऊबर भी चल रहा है, स्विगी भी चल रहा है, तो जो एसटीडी है, एसटीडी बूथ है वो पुरानी हो गई है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपके रोजगार पाने में मदद करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन चेंज हुए हैं।
21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो ये किस तरीके का है? बहुत कठिन है। इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यानी कि यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, केवल जब बाजार बढ़ रहा है या फिर केवल उच्च योग्यता के साथ। तो 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग। जहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, ये तो बिल्कुल सही है कि जॉब मार्केट है वो हमेशा बदलता रहता है। तो 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, एथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो नैतिकता का अर्थ होता है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। भाई नैतिकता क्या होती है? जहाँ पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, वैल्यूज आर, मान क्या है? ये हमारा पुराने क्वेश्चन है। वैल्यूज आर, तो वैल्यूज होते हैं हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। जो मान है, जो वैल्यूज हैं वो हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। इनमें से कौन है जो संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण करते हैं? संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण करते हैं, तो वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना होती है जो हमारे संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त में विवरण करता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद को पहचानिए, हमें इनमें से अनुचित पद को पहचानना है। तो ग्रीन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या फिर साउंड पोल्यूशन। तो हमने देखा होगा वाटर पोल्यूशन भी सुना है, एयर पोल्यूशन भी सुना है, साउंड पोल्यूशन भी सुना है, लेकिन ग्रीन हरित प्रदूषण क्या होता है? हरित प्रदूषण नहीं होता है। तो अनुचित ये क्या है? हरित प्रदूषण है। देखो हमने वाटर पोल्यूशन सुना है, एयर पोल्यूशन सुना है, ध्वनि प्रदूषण सुना है, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन जैसा कोई चीज होता ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स आर और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये सेक्युलर देश किस तरीके का देश कहलाएगा? ये किस तरीके का देश कहलाएगा? ये कहलाएगा धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष देश। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही क्वेश्चन नए हैं। हमारे कोपा थ्योरी में तो तब भी क्वेश्चन काफ़ी वही पुराने हैं, 60% पुराने हैं, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके सभी क्वेश्चन नए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर में जैसा हमें देखने को मिल रहा है, सभी क्वेश्चन हमें नए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो किए ना जा सकें, बहुत टफ हो। कई लोगों को तो यही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही टफ लग रही होगी, थ्योरी की तो बात छोड़ो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ही टफ लग रही होगी। तो आपको देखिए 1 से 2 बार, एक बार तो आपको देखना ही देखना है। मेरा आपको यही कहना है कि एक बार तो ये मॉडल पेपर देखने हैं आपके, पांचों को पांचे। ठीक है, पांचों मॉडल पेपर आपको देखने हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मॉडल पेपर नहीं समझ में आ रहा, तो उसको आप दूसरी बार भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। बच्चे को जब पास होना होता है तो टाइम वो निकल ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें कुछ प्रमुख परिवर्तन होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, वाटर रिवोल्यूशन या फिर फूड रिवोल्यूशन। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है तो मैन्युफैक्चरिंग देखिए कहाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में होता है। तो परिवर्तन कहाँ होंगे? उद्योग क्रांति में होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? A2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पहली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पांचों मॉडल में, बार बार कह रही हूँ, पांचों मॉडल पेपर से ही, 5 मॉडल पेपर से ही आपका एग्जाम पेपर बनेगा। ठीक है, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कौन सी सदी में हुई थी? जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी वो कौन सी सदी में हुई थी? वो 18वीं सदी में हुई थी। कब? याद रखिएगा, 18वीं सदी में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। 63 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड स्किल, कठिन कौशल इनमें से क्या है? इनमें से जो कठिन कौशल है वो क्या है? 63 नंबर का क्वेश्चन हमें बताना है, इनमें से कठिन कौशल क्या है? तो क्विक लर्नर, टाइम मैनेजमेंट या फिर
60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड या फिर मौखिक अंग्रेजी। तो जो कठिन कौशल वो क्या है, 60 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 सेकंड में आपको 1 वर्ड टाइप करना है, तो ये कठिन कौशल है। लोग 35 टाइप नहीं कर पाते हैं, 35 पर मिनट नहीं, यहाँ पर तो 60 दिया गया है, तो ये कठिन कौशल है, हार्ड स्किल है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, नोज योर सेल्फ, नोज योर सेल्फ। जब हमें अपने आप को विकसित करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा अपने बारे में कि हम किस चीज़ में बेहतर हैं, क्या चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग है, उस पर काम किया जाए, तभी हम अपने आप को विकसित कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले खुद को जानें, आंसर क्या होगा, नोज योर सेल्फ। 65 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है। समय प्रबंधन इनमें से हमें बताना है क्या, अपना कार्य समय पर पूरा करें, समय प्रबंधन, कठिन कौशल या फिर समस्या सुलझाना। अब समय प्रबंधन की बात की गई है तो ये 2 क्वेश्चन तो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब समय प्रबंधन का ही क्वेश्चन है तो समय प्रबंधन ये आंसर नहीं। वो समय प्रबंधन का मतलब होता है कि हम अपने, जैसे हमने टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे हमें पढ़ने जाना है, इतने बजे कोचिंग जाना है, ये काम करना है, तो हमने अपने टाइम को मैनेज करके रखा है। तो क्या होगा, अपना कार्य समय पर पूरा करें, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अ रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम डैश होना चाहिए। एक रिज्यूम जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो जो एक रिज्यूम है वो छोटा और सटीक होना चाहिए, मतलब होना चाहिए छोटा, ऐसा नहीं कि 4-5 पन्नों का हो, कहानी सी निबंध सा लिखा हो, नहीं, छोटा होना चाहिए, लेकिन उसमें आपकी सभी जानकारी लिखी होनी चाहिए, जो केवल एक बार पढ़ने से पता चल जाए कि ये बच्चा, ये जो कैंडिडेट है वो किधर से आ रहा है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ एक्सपीरियंस है, सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। 2 मिनट में कोई भी आपका इंटरव्यू लेने वाला हो या कोई भी हो, वो आपका रिज्यूम देख के आपको जान सके 2 मिनट में। तो आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट और प्रेसिज होना चाहिए, यानी कि छोटा और सटीक होना चाहिए। 67 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डैश कहा जाता है। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहा जाता है। हम कोई कहीं काम करते हैं तो वहाँ पर जिम्मेदारियों का लिखित विवरण होता है, तो उस विवरण को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। A2 आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा, हमें कोई इंटरव्यू कॉल आई है कि आपका इंटरव्यू होगा इस दिन, तो हम क्या करेंगे, आवेदन पत्र भेजेंगे भैया, या फिर प्रिपेयर द रिज्यूम तैयार करेंगे, या फिर साक्षात्कार में जाएं या फिर रिज्यूमे भेजें। तो हमारा आंसर क्या होगा भैया, साक्षात्कार के लिए आया तो हमें साक्षात्कार में जाना भी तो पड़ेगा, अपीयर एट इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी भी इस तरीके से भी हो सकता था कि उसका हम तैयारी कर लें, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। तो आंसर हमारा क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द सुने। डैश एनिमल डू यू लाइक, डैश एनिमल डू यू लाइक। देखिए इंग्लिश ग्रामर, इसमें भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में वही है कि कोई टॉपिक नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है, ये हमारा इंग्लिश लिटरेसी का क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH से शब्द स्टार्ट होता है, शब्द चुने। एनिमल डू यू लाइक, कौन सा जानवर आपको पसंद है। अब कौन सा के लिए हम क्या ऑप्शन करेंगे, विच एनिमल डू यू लाइक, वाई, तुम्हें जानवर क्यों पसंद है, या फिर वेयर, तुम्हें जानवर कहाँ पसंद है, या फिर वैन, कैसे पसंद है, ये नहीं होगा। विच एनिमल डू यू लाइक, कौन सा जानवर तुम्हें पसंद है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विच। देखिए आप कहेंगे कि जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से आएंगे, आपके एग्जाम में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आएंगे। जैसे मॉडल पेपर आपका प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ, वैसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, पहले इंग्लिश में आएगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट होकर आएगा। अगर आपका ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है तो इसी तरीके से इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, और ऑप्शन भी इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी में नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह प्रयोग करना है। ये हमारा पुराना क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन नए हैं, पुराने भी हैं। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सी, ये हमारा पुराना क्वेश्चन है, डिट्टो पुराना कॉपी टू कॉपी क्वेश्चन है। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सी, इस सेंटेंस में हमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो रोहन कोई 2 नाउन है तो उसमें ब्रेक लगाने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, रोहन, डेविड,
एंड राम, इस तरीके से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमा लगेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न के सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? किसी ने प्रश्न पूछा है हाउ हैव यू बीन, तो आप आंसर किस तरीके से देंगे? वेरी वेल एंड यू, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये हमें इस तरीके से आंसर देना है। कोई सामने से पूछे हाउ हैव यू बीन, तो आप आंसर क्या देंगे? वेरी वेल एंड यू, हम तो ठीक हैं, आप अपने बताएं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? इसकी हमें सही प्रतिक्रिया चुननी है। ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, मतलब कि जो एक्सीडेंट है वो कब घटित हुआ था, यानी कि हो चुका है। ठीक है, जो एक्सीडेंट है वो किस में चला गया है? वो पास्ट में चला गया है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो हमें आंसर क्या देना है? व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन इन द होटल, या फिर ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, या फिर एट 10:30 लास्ट नाइट, या फिर ऑन द टेबल। तो आंसर हमारा व्हेन पूछा है, कब हुआ था? कब हुआ था, कहाँ हुआ नहीं था, कब हुआ था। व्हेन कब हुआ था, तो कब हुआ था? 10:30 बजे पिछली रात के 10:30 बजे एक्सीडेंट घटित हुआ था। तो आंसर हम किस तरीके से देंगे? एट 10:30 लास्ट नाइट। 73 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया का सही काल चुने। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। आई डैश व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं गाना डैश जब मैं बच्चा था, यानी कि मैं गाना सीखता था। अब ये हमें पास्ट में बताना है, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मैं गाना सीखता था, तो इसको पास्ट में हमें करना है। तो पास्ट, यहाँ पर पास्ट फॉर्म कौन सी है? पास्ट फॉर्म कौन सी है? तो वो है लर्न। आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मैं म्यूजिक सीखता था। 74 नंबर क्वेश्चन है, सर्कुलम वीटा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो सर्कुलम वीटा है उसको हम किस रूप में भी जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं रिज्यूम के रूप में जानते हैं। आंसर 75 एंड लास्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। तुलना करनी है, तुलनात्मक विशेषण के रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डैश देन माइन, योर पेंसिल इज डैश देन माइन। हमें तुलना करनी है, आपकी पेंसिल मेरी पेंसिल से कैसी है? शार्प है। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शार्पर देन माइन। यहाँ हमारे 75 नंबर क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ हमारा जो पहला मॉडल पेपर है वो हो जाता है कंप्लीट। और पहला मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। 75 क्वेश्चन किए हैं, और 75 क्वेश्चन को आप अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। दोबारा देखने में कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगला जो मॉडल पेपर होगा, मॉडल पेपर सेकेंड, वो होगा हमारा कब? 24 जुलाई को। ठीक है, तो आपको एक दिन का टाइम मिल रहा है, तो आप दोबारा भी देख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम इजी हैं, ज़्यादा इतने टफ नहीं है क्वेश्चन, तो हम इनको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप इनको दोबारा ज़रूर देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है आपका, डीजीटी ने प्रोवाइड किया है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट स्क्रीन पर शो हो रही है, किसकी? कोपा थ्योरी की। ठीक है, स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट शो हो रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मॉडल पेपर हम करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, कुछ भी बोल लो, लेकिन एक चीज़ यही बोलेंगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। मॉडल पेपर सेकेंड हम करेंगे 24 जुलाई को शाम के 4 बजे, तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम के 4 बजे 24 जुलाई सेकेंड मॉडल पेपर करेंगे।